इस एक्टिविटी में आप पैराग्राफ ग्रुप के बारे में सीखेंगे। पैराग्राफ इंडेंटेशन इस्तेमाल करना और पैराग्राफ स्पेसिंग ऐड करना। अच्छी रीडेबिलिटी के लिए लाइंस और पैराग्राफ इनके बीच स्पेसिंग सेट करना जरूरी है। लेआउट टैब के नीचे पैराग्राफ ग्रुप राइट स्पेसिंग सेट करने में मदद करता है। दो पैराग्राफ्स के बीच की स्पेस यानी पैराग्राफ स्पेसिंग। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ के पहले और बाद में वर्ड स्पेसिंग ऐड करता है। डिफॉल्ट स्पेसिंग बदलने के लिए टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए और स्पेसिंग के नीचे बिफोर और आफ्टर बॉक्स में पॉइंट्स में वैल्यूज एंटर कीजिए। बाय डिफॉल्ट वर्ड पेज के बाएं और दाहिनी तरफ इंडेंटेशन भी जोड़ता है, यानी बाईं और दाहिनी पेज की मार्जिन और पैराग्राफ इनके बीच की स्पेस। इंडेंटेशन बदलने के लिए इंडेंट में बाएं और दाहिने बॉक्स में सही वैल्यू एंटर कीजिए। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके आप पैराग्राफ इंडेंटेशन और स्पेसिंग भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। वो खोलने के लिए इस एरो पर क्लिक कीजिए। इस डायलॉग बॉक्स में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं। अब डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए कैंसिल क्लिक कीजिए। ये सब पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। आपने जो सीखा उसकी एक रिवीजन करते हैं। पैराग्राफ इंडेंटेशन इस्तेमाल करना और पैराग्राफ स्पेसिंग ऐड करना। आज हम कुछ नया सीखेंगे। इस एक्टिविटी में पेज ओरिएंटेशन बदलना, पेज मार्जिन सेट करना, पेज साइज सेट करना, कॉलम ऐड करना, पेज और सेक्शन ब्रेक इस्तेमाल करना और लाइन नंबर्स और हाइफनेशंस इस्तेमाल करना, ये सीखेंगे। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले वो कैसा दिखेगा, ये हमें देखना है। इसके लिए लेआउट टैब में से पेज सेटअप ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है। कोई पेज कहां खत्म होता है, विशिष्ट पेज साइज इस्तेमाल करने के बाद कंटेंट कैसे दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के दो ऑप्शंस है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल पेज तथा लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल पेज। ओरिएंटेशन पर क्लिक कीजिए और पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल लेआउट चुनिए। अब बॉक्स उसी पेज पर है। आप फॉर्म के एक हिस्से में दूसरा पेज देख सकते हैं, किंतु हमें डॉक्यूमेंट के दो पेजेस छापने नहीं है। इसलिए साइज पर क्लिक कीजिए और जो साइज प्रिंटिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो A4 सिलेक्ट कीजिए तथा आप अगले पेज पर और भी टेक्स्ट देख सकते हैं। आप पेजेस के अलग साइज चुन सकते हैं। फिर साइज पर क्लिक कीजिए और पेजेस के ज्यादा साइजेस चुनिए। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुला है, ये आप देख सकते हैं। यहां आप आपको चाहिए वो पेपर की साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू से चुन सकते हैं। आप प्रिंटिंग के लिए पेज लेआउट स्पेसिफाई करने के लिए मार्जिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्जिन ये डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट और एज के बीच की जगह है। डॉक्यूमेंट की मार्जिन बाय डिफॉल्ट नॉर्मल रहती है। यहां अच्छे लेआउट के लिए नैरो मार्जिन सिलेक्ट की गई है। पेज साइज के अनुसार आप मार्जिन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मार्जिन्स क्लिक कीजिए और कस्टम मार्जिन सिलेक्ट कीजिए। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज के लेफ्ट और राइट मार्जिन और टॉप और बॉटम मार्जिन स्पेसिफाई कीजिए। आप इस डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके अलग अलग पेज सेटिंग्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमें पेज मार्जिन स्पेसिफाई करनी नहीं है तो कैंसिल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट के लिए पहले से मार्जिन प्रीडिफाइन किया है।
जब आप न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर या साइंस जर्नल देखते हैं, तब यहां दिखाए जैसे दो या अधिक कॉलम्स का इस्तेमाल करके टेक्स्ट दिया जाता है। इस लेआउट को प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा पेज स्पेस इस्तेमाल की जाती है। इस डॉक्यूमेंट के लिए हम दो कॉलम लेआउट इस्तेमाल करेंगे। कॉलम पर क्लिक कीजिए और टू सिलेक्ट कीजिए। आप देख सकते हैं कि कंटेंट अब दो कॉलम्स का इस्तेमाल करके दिखाया गया है, जिसके द्वारा एम्प्टी स्पेस कम की जाती है। आप एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट कर सकते हैं। होम टैब पर क्लिक कीजिए और बाद में पैराग्राफ ग्रुप में से शो या हाइड पर क्लिक कीजिए। आप एक्स्ट्रा पैराग्राफ मार्क्स देख सकते हैं, वो सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। मार्क्स हाइड करने के लिए फिर से शो या हाइड क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि पहले हेडिंग और कॉलम टेक्स्ट एक ही लेवल पर हैं, जिससे डॉक्यूमेंट और दिखता है। ये टालने के लिए आप कॉलम ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। यहां कर्सर रखिए और बाद में लेआउट टैब पर जाकर क्लिक ब्रेक्स सिलेक्ट कीजिए। सेक्शन ब्रेक्स में सिलेक्ट शुरू होता है। इसी प्रकार आप उसी या अगले पेज पर नया पेज या सेक्शन शुरू करने के लिए ब्रेक ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट घुमाने के लिए और उसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल पर कंट्रोल रखने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। हम टू कॉलम लेआउट के अलावा डॉक्यूमेंट में वापस आ जाते हैं। ऐसा समझते हैं कि हमें ये हेडिंग और उसका टेक्स्ट नए पेज पर लेना है। यहां कर्सर रखिए और ब्रेक मेन्यू से पेज पर क्लिक कीजिए। हेडिंग और संबंधित टेक्स्ट अगले पेज पर गया हुआ आपको दिखेगा। अब आपको यहां से टेक्स्ट नए सेक्शन में लेकिन उसी पेज पर लेना है। कंटिन्यूअस क्लिक कीजिए और आप बदलाव देख सकते हैं। ये सेक्शन नेक्स्ट पेज पर ले जाने के लिए नेक्स्ट पेज पर क्लिक कीजिए। आप पेज और सेक्शन ब्रेक ऐड करने के लिए बाकी ऑप्शंस देख सकते हैं। पेज या सेक्शन ब्रेक डिलीट करने के लिए मार्क्स ऑन कीजिए। पैराग्राफ ग्रुप में से शो या हाइड पर क्लिक कीजिए। आप सेक्शन और पेज ब्रेक के लिए मार्क्स देख सकते हैं। उनको सिलेक्ट कीजिए और एक के बाद एक डिलीट कीजिए। लेआउट टैब की तरफ वापस आइए। रिव्यू के हेतु हर लाइन से पहले नंबर ऐड करने के लिए लाइन नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइन नंबर्स ड्रॉप डाउन से सही ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए। आप लाइन नंबर ऑप्शंस का इस्तेमाल करके नंबरिंग ऑप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइन के अंत में बड़े शब्दों का विभाजन करने के लिए हाइफनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइफन यानी एक छोटा मार्क दो हिस्सों में डाला जाता है, जो आप हाइफन ड्रॉप डाउन में से अलग अलग ऑप्शंस से चुन सकते हैं। ऐसे दो हिस्सों में डाला जाता है। पेज सेटअप ग्रुप का इस्तेमाल करके पेज सेटअप करने के ये अलग अलग मार्ग हैं। आपने जो सीखा है उसका रिवीजन करते हैं। पेज ओरिएंटेशन बदलना, पेज मार्जिन सेट करना, पेज साइज सेट करना, कॉलम ऐड करना, पेज और सेक्शन ब्रेक इस्तेमाल करना और लाइन नंबर्स और हाइफनेशंस इस्तेमाल करना। आइए देखते हैं आज आप क्या सीखने वाले हैं। आज आप सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स पोजीशन करना, टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन इस्तेमाल करना, ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड करना, ऑब्जेक्ट बैकवर्ड करना, सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल करना, ऑब्जेक्ट अलाइन और रोटेट करना और ग्रुप और अनग्रुप करना। बहुत बार हमारे डॉक्यूमेंट में शेप्स,
टेक्स्ट बॉक्सेस, इमेजेस, आइकॉन आदि एलिमेंट्स होते हैं। अरेंज ग्रुप में कमांड्स हमें उनको अरेंज करने में और उनको पोजीशन करने में मदद करते हैं। इस ग्रुप में मौजूद कमांड्स कॉन्टेक्सचुअल फॉर्मेट टैब के कमांड्स जैसी ही होती है, जो किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर या शेप्स जैसे ऑब्जेक्ट डालें या सिलेक्ट किए जाते हैं तब एक्टिवेट होते हैं। आइए देखते हैं आज आपने क्या सीखा। ऑब्जेक्ट्स पोजीशन करना, टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन इस्तेमाल करना, ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड करना, ऑब्जेक्ट बैकवर्ड करना, सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल करना, ऑब्जेक्ट अलाइन और रोटेट करना और ग्रुप और अनग्रुप करना। आदित्य की कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकान है। वो और उसकी टीम संस्थाओं को कंप्यूटर की सेवा देते हैं। हाल ही में एसबीजे हाई स्कूल ने उनकी कंप्यूटर लैब शुरू करने में मदद करने के लिए आदित्य से संपर्क किया। स्कूल के कचहरी के एक कर्मचारी ने आदित्य को विनती की है कि वो जो दे सकता है उन प्रोडक्ट और सेवाओं की सूची दें। ज्यादा प्रोफेशनल लगने के लिए आदित्य ने ये यादी लेटर हेड पर भेजने का निर्णय लिया। लेटर हेड मतलब क्या और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके वो कैसे बना सकते हैं, आइए देखेंगे। ये एक्टिविटी पूरी करने के बाद आप कर सकते हैं। लेटर हेड कहां इस्तेमाल होता है ये जानना, लेटर हेड का महत्व समझना, स्टैंडर्ड लेटर हेड का स्वरूप पहचानना, लेटर हेड तैयार करने के लिए ऑनलाइन साधन खोजना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके लेटर हेड तैयार करना। लेटर हेड क्या है? लेटर हेड ये टाइटल होता है जो हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के टॉप पर होता है। इस शीर्षक में व्यवसाय का नाम होता है। लेटर हेड में आमतौर पर लोगो, पता, व्यवसाय का आवश्यक संपर्क ये जानकारी भी होती है। ऑफिशियल पैड पर अच्छा डिजाइन किया लेटर हेड इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे संवाद ज्यादा प्रोफेशनल दिखेगा। उन्नीसवें शतक में औद्योगिक क्रांति होने तक लेटर हेड्स की संकल्पना अस्तित्व में नहीं थी। लेटर हेड्स की उपयुक्तता क्या होती है? लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ बड़े कॉरपोरेशन क्लाइंट, ग्राहक और बाकी व्यवसाय के साथ संवाद के लिए लेटर हेड का इस्तेमाल करते हैं, तथा ये सत्य नहीं है। सभी प्रकार के व्यवसाय, चाहे वो एक व्यक्ति हो, छोटी कंपनी हो या बड़ी उद्योजक संस्था, नियमित रूप से लेटर हेड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लेटर हेड्स अलग अलग कारण इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि व्यवहार या इनवॉइस का रिकॉर्ड तैयार करना, मीटिंग के जरूरी मुद्दे लिखना यानी मीटिंग के दरमियान रिकॉर्ड किए जरूरी मुद्दे, कायदे से होने वाली घोषणा और अंतर विभाग इंटर डिपार्टमेंटल स्टेटमेंट, और बाकी पार्टी को व्यवसाय संबंधित जानकारी देना। पहले राजाओं के पत्र चिन्हांकित करने के लिए सील का इस्तेमाल किया जाता था। सील पत्र भेजने वाले के चिन्ह के तौर पर काम करता था, तथा प्रिंटिंग प्रेस के शोध से लेटर हेड्स व्यापक प्रमाण में इस्तेमाल करना आसान हो गया। तब से लेटर हेड्स प्राप्तकर्ता को दस्तावेज भेजने वाले की जानकारी देने का काम करते हैं। औपचारिक संवाद में लेटर हेड की भूमिका क्या है? हमने लेटर हेड्स कहां इस्तेमाल हो सकते हैं ये देखा। अब एक अच्छी कॉर्पोरेट प्रतिमा बनाने के लिए वो आपको कैसे मदद कर सकता है ये देखेंगे। मूलभूत परिचय।
लोग ब्रांड को उसके लोगो से पहचानते हैं। लेटरहेड पर लोगो और कंपनी की जानकारी की ठीक से की हुई रचना कंपनी की प्रतिमा की सकारात्मकता बढ़ाता है। कायदे के कागज। अधिकृत लिखित संवाद में लेटरहेड इस्तेमाल किया जाता है। लेटरहेड सभी जरूरी लिखित संवाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उसके महत्व से कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। व्यावसायिकता। ग्राहकों से जब व्यावसायिकता से बर्ताव किया जाता है तब उनको अच्छा लगता है। लेटरहेड इस्तेमाल करने से क्लाइंट को संदेश दिया जा सकता है कि ब्रांड व्यावसायिक और भरोसेमंद है। बिक्री पर परिणाम। व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही लेटरहेड कंपनी का प्रचार करने में मदद करता है। यह आसानी से समझने वाली बात है कि आकर्षक लेटरहेड ही तय करता है कि वाचक आगे पढ़ सकता है या नहीं। ग्राहकों को आकर्षित करना। लेटरहेड कंपनी की जरूरी जानकारी देता है जो ईमानदारी और विश्वास की भावना निर्माण करने में मदद करता है। लेटरहेड कंपनी को ब्रांडिंग का एक आधिकारिक स्वरूप प्राप्त करके देता है और वो सर्वोत्तम है, ये दर्शाता है। मार्केटिंग साधन। लेटरहेड संभाव्य ग्राहक को सही और स्पष्ट संपर्क की जानकारी प्रदान करता है जिससे वो कंपनी से सहजता से संपर्क कर सकते हैं। बीसवीं सदी की शुरुआत में लोग और व्यवसायों ने लेटरहेड पर उनके उद्योग को दिए गए अलग अलग डिजाइन्स इस्तेमाल किए। डॉक्यूमेंट में वास्तविक कंटेंट पढ़ने के लिए आगे जाने से पहले कोई भी आमतौर पर लेटरहेड में इस्तेमाल किए जाने वाले संबंधित आइकॉन्स और डिजाइन द्वारा आकर्षित होता था। स्टैंडर्ड लेटरहेड का स्वरूप कैसा होता है? अब आगे बढ़कर लेटरहेड में क्या समाविष्ट करें ये देखते हैं। लोगो, व्यवसाय का नाम, संपर्क क्रमांक, वेबसाइट यूआरएल, रजिस्टर्ड कार्यालय का पता। लेटरहेड पर ज्यादा जानकारी मत रखिए। एक से ज्यादा संपर्क क्रमांक, स्लोगन या सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक्स वगैरह का समावेश करने से पहले ध्यान से सोचिए। कई बार उनका समावेश न करना ही उचित होता है। व्यवसाय के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किया गया लेटरहेड व्यवसाय के ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी जितना ही आवश्यक है। व्यवसाय के सभी प्रकार के संवाद और विज्ञापन साधन पर रहने वाले व्यावसायिक स्वरूप के लेटरहेड ग्राहकों का व्यवसाय के प्रति विश्वास बढ़ाते हैं। इसमें आमतौर पर व्यवसाय द्वारा इस्तेमाल की गई स्टेशनरी जैसे लिफाफे, ऑर्डर रसीद, मेमो पैड आदि का समावेश होता है। इसका हेतु ये है कि कोई व्यवसाय जितना अधिक व्यावसायिक और स्थिर होगा उतना वो ग्राहकों को आकर्षित करेगा। लेटरहेड तैयार करने के लिए कौन से ऑनलाइन साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है? लेटरहेड तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विविध सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स की एक झलक देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस 365, कैनवा, अडोब स्पार्क, डिजाइन मैंटिक, वेनगेज, पीएस प्रिंट, बैनर स्नैप और कई सारी। इनमें से कुछ ऑनलाइन साधन आपको मुफ्त लेटरहेड तैयार करने की अनुमति देते हैं, किंतु ऐसे कुछ साधन हैं जिसमें आपको फ्री ट्रायल के बाद मेंबरशिप लेना जरूरी होता है। लेटरहेड बनवाने का सर्वोत्तम मार्ग यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके एक डिजाइन तैयार करना, क्योंकि वो हर किसी के लिए सहजता से उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके आप लेटरहेड कैसे तैयार कर सकते हैं? अब संस्था या व्यवसाय के लिए लेटरहेड डिजाइन करने की संपूर्ण प्रक्रिया देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटरहेड तैयार करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अनेक रेडीमेड टेम्पलेट्स स्टोर में हैं। फाइल टैब पर क्लिक कीजिए और बाद में दाहिने तरफ न्यू कमांड पर आपको एक विंडो दिखेगी। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ऑनलाइन टेम्पलेट्स खोजने की अनुमति देगा। बॉक्स में लेटरहेड टाइप कीजिए और सर्च बटन पर क्लिक कीजिए। वाह, सामने आए टेम्पलेट्स की संख्या देखिए।
आप नीचे स्क्रॉल करके सभी टेम्पलेट्स देख सकते हैं। आगे जाने के लिए आपके पसंद के डिजाइन पर क्लिक कीजिए। सही टेम्पलेट चुनिए। इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि आपके टेम्पलेट ने एडिटिंग विंडो पूरी इस्तेमाल कर ली है। नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ डमी कंटेंट है। लेटरहेड डिजाइन करने की प्रक्रिया में आगे चलते हैं। शुरुआत करने के लिए कुछ कंटेंट बदलते हैं। कार्यालय का पता, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के लिए डमी कंटेंट यहां देख सकते हैं। आपको वो आपके कंटेंट से रिप्लेस करना होगा। ऑफिस के पते के लिए कंटेंट हटाइए और अभी के लिए आदित्य के कंपनी का पता लिखिए। आप वो एक या अधिक पंक्तियों में सादर कर सकते हैं। अभी का कंटेंट हटाइए। यहाँ आपने पारंपरिक मार्ग इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार आप टेम्पलेट में आपका संपर्क क्रमांक और ईमेल आईडी बदल सकते हैं। अब लोगो के तरफ जाते हैं। इंसर्ट टैब पर जाइए। हेडर एडिट कीजिए। अभी का कंटेंट हटाइए। डिजाइन टैब पर जाइए। पिक्चर्स इस पर्याय पर क्लिक कीजिए। अब लोगो की इमेज चुनिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। आप एडिट पॉइंट्स इस्तेमाल करके लोगो इमेज का आकार बदल सकते हैं। हेडर और फुटर बंद कीजिए। अभी इंसर्ट किए टेक्सचर कंटेंट का स्वरूप आप बदल सकते हैं। अभी हम वेबसाइट एड्रेस बदल रहे हैं। ऐसा करने के लिए होम टैब में से कट पर्याय का इस्तेमाल कीजिए। वेबसाइट एड्रेस रखने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स तैयार कीजिए। जरूरत अनुसार टेक्स्ट बॉक्स रिप्लेस कीजिए। टेक्स्ट ठीक से एनहांस कीजिए। आपका डॉक्यूमेंट सेव करना याद रखिए। यहाँ दिखाए जैसे आप डॉक्यूमेंट के मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर आधारित आप फिर टेक्स्ट बॉक्स चुन सकते हैं। कंटेंट का आकार बदलने के लिए फॉन्ट साइज पर्याय पर क्लिक कीजिए। सही फॉन्ट साइज चुनिए। पता और संपर्क, इनका आकार कंपनी के नाम से थोड़ा छोटा रख सकते हैं और कंपनी का नाम बोल्ड कीजिए। कंटेंट का रंग बदलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी का रंग सही नहीं है तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मोर कलर्स पर क्लिक कीजिए। कलर्स विंडो में एक कलर चुनिए। रंगों के शेड्स देखने के लिए आप स्लाइडर ड्रैग कर सकते हैं। ये आरजीबी कलर मॉडल पर कार्य करता है। पूरा होने पर ओके पर क्लिक कीजिए। कंटेंट और बढ़ाइए। आप आपकी पसंद अनुसार वो बढ़ा सकते हैं। सिर्फ निश्चित कीजिए कि आप डॉक्यूमेंट के कंटेंट ज्यादा फॉर्मेट नहीं कर रहे। सब कुछ ठीक है, ये निश्चित कीजिए। फाइल सेव कीजिए। अब हम डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क डालेंगे। वाटरमार्क व्यावसायिक संवाद को ज्यादा अधिकृत स्वरूप देकर डॉक्यूमेंट को व्यावसायिक स्वरूप और अनुभव देता है। मेन्यू बार से डिजाइन टैब पर क्लिक कीजिए। वाटरमार्क ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाइए और कस्टम वाटरमार्क पर्याय चुनिए। प्रिंटेड वाटरमार्क विंडो दिखेगा। यहां पिक्चर वाटरमार्क चुनिए और स्केल 500% पर बदलिए। उसके बाद में सिलेक्ट पिक्चर बटन पर क्लिक कीजिए। हमारे डेस्कटॉप में वाटरमार्क लोगो सेव होने से पहले वो फाइल पर्याय से चुन सकते हैं। आगे वाटरमार्क जैसा इस्तेमाल करने के लिए सेव की हुई इमेज चुनिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। ओके क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क इमेज का समावेश कैसे किया है ये देखिए अब कैसे पूरा प्रोफेशनल दिख रहा है ना। आप डॉक्यूमेंट की थीम भी बदल सकते हैं। आप टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए थीम बदलना आसान है। अब डॉक्यूमेंट तैयार है। वो एक्सपोर्ट कीजिए। फाइल मेन्यू पर जाइए। एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। पीडीएफ या एक्सपीएस तैयार कीजिए। सही फाइल स्थान चुनिए और फाइल नाम इंसर्ट कीजिए। पब्लिश पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको किसी भी कंपनी के लिए लेटरहेड तैयार करने की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। आप अलग-अलग रेडी टू गो टेम्पलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और वो खुद बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हमने बनाया हुआ लेटरहेड आसान है। ये उसका उद्देश्य पूरा करता है और सबसे जरूरी, वो ब्रांड सही तरीके से प्रमोट करता है।
आइए देखते हैं इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा। लेटरहेड कहां इस्तेमाल किए जाते हैं ये देखना, लेटरहेड का महत्व जानना, स्टैंडर्ड लेटरहेड का स्वरूप पहचानना, लेटरहेड तैयार करने के लिए ऑनलाइन साधन खोजना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके लेटरहेड तैयार करना। लेटरहेड डिजाइन ये मर्यादित और अच्छा है ये निश्चित कीजिए। प्रमुखता से लेटरहेड का काम उसके कंटेंट को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना और पढ़ने वाले को कंफ्यूज न करना ये होता है। अब आदित्य को ये डॉक्यूमेंट लेटरहेड के साथ प्रिंट करके उसके ऊपर सेवाओं की सूची के साथ स्कूल वालों को भेजना है। तकनीक, मनोरंजन, डिजाइन या टीईडी यानी टेड ये एक मीडिया संगठन है जो व्याख्यानों को निःशुल्क वितरण के लिए ऑनलाइन पोस्ट करता है। इसे रिचर्ड सॉल वुरमन और हैरी मार्क्स ने स्थापित किया था। टेड व्याख्यान महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वक्ता मूल्यवान और रोचक कल्पनाओं को बांटते हैं जिससे श्रोताओं को कई तरीकों से लाभ हो सकते हैं। व्याख्यान निःशुल्क और अधिक जानकारीपूर्ण होते हैं। टेड व्याख्यान संस्थानों, संगठनों और यहां तक कि घर से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। जब आपको किसी भी विषय के बारे में अपनी जानकारी को बढ़ाना जरूरी होता है या आप केवल उत्तेजित और प्रेरित होना चाहते हैं, तब टेड व्याख्यान महत्वपूर्ण है। जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन के साथ पीसी या स्मार्टफोन है, वे टेड व्याख्यान सुन सकते हैं। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे: टीईडी टॉक्स वेबसाइट की विशेषताओं का वर्णन और टीईडी टॉक्स वेबसाइट पर वीडियो देखने का तरीका समझाना। https://www.ted.com/talks एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आपको विभिन्न विषयों पर सूचनाप्रद वीडियो मिल सकते हैं। टीईडी नामक संस्था पूरे विश्व के विभिन्न शहरों में इवेंट करवाती है और विशेषज्ञों को अपने अनुभवों एवं विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित करती है। ये भाषण टीईडी टॉक्स की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं जहां इन्हें कोई भी देख सकता है। सर्च के विभिन्न विकल्पों के जरिए आप वीडियो तक पहुंच सकते हैं। इनमें शामिल हैं विषय के अनुसार सर्च। इस विकल्प से अपनी रुचि के विषयों के अनुसार वीडियो सर्च कर सकते हैं। भाषा के अनुसार सर्च। अपनी भाषा के आधार पर वीडियो सर्च कर सकते हैं। अवधि के अनुसार सर्च। यदि आपके पास केवल कुछ मिनट का समय है तो उपलब्ध समय के अनुसार
सूचनाप्रद वीडियो देखकर आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। फिल्टर, सर्च के तीनों विकल्पों के आधार पर अपनी प्राथमिकता चुनकर एंटर दबाएं। सक्रिय फिल्टर के सामने आपकी प्राथमिकताएं प्रदर्शित होती हैं। जिस वीडियो को देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। इससे संबंधित विभिन्न विवरण प्रदर्शित होते हैं। इनमें शामिल होता है कि भाषण कहां और कब दिया गया था। व्यू की कुल संख्या भी प्रदर्शित होती है। साथ ही वीडियो का सारांश और वक्ता के विषय में कुछ सूचना भी प्रदर्शित होते हैं। कोई वीडियो देखने के लिए प्ले बटन पर क्लिक करें। अपनी सुविधानुसार आप वीडियो को प्ले और पॉज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि घर बैठे ही आप पूरी दुनिया के विशेषज्ञों को सुन सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। टीडी टॉक्स प्लेटफॉर्म पर विशुद्ध जानकारी एवं विचार दिए जाते हैं और दिए गए विचार विश्वसनीय होते हैं। तो इस अभूतपूर्व ऑनलाइन सुविधा के बारे में अपने मित्रों को भी बताइए। Friends, have you ever observed a flower or a leaf or a pest or a butterfly closely? Let's take a closer look to these ants running in a line. See carefully now. We could see an ant very clearly because we have used a magnifying glass here. Now let's take a closer look to the butterfly. How beautiful its wings are. And what this might be? An amoeba? Oh, that's kiwi fruit. And what this might be? Can you guess? Yes, this is a housefly's eye. Do you know? The housefly's eyes have approximately 4,000 lenses with the help of which it can see multiple objects at the same time. Now take a look at the picture drawn on the single rice. Beautiful, isn't it? How is it possible for us to observe such tiny things? Because it's impossible to observe them with a naked eye. You must have an answer. We need a microscope. That's correct. We are going to use a digital microscope, but on your phone. Install the digital microscope app on your phone and get ready to get amazed by the tiny things around you. Let it be a tiny bee or paper cutting art. This digital microscope can be highly beneficial for you. You just have to zoom in with your phone and look for tiny things around you. Let's get started. We need to install the app first. For that, open the menu, scroll down a bit, and tap on Play Store. In the search area of the Play Store, type the name of the app, Digital Microscope. From the search list, tap on Digital Microscope View Enlarger app. Tap on Install. Once the app installs, you can see its icon on your mobile screen. After opening the app, it flashes two options: Get Premium version and Tap to Begin. For now, we are not going to take Premium option as it is paid. For now, we'll continue with the free version. Let's tap on Tap to Begin and then tap on Allow. Now tap on Turn On. Now, you can see a spider in front of the camera. Do you see a button right over there? Tap the button. It allows you to focus the video or picture automatically, making it very essential. If you use it while taking a picture or a video, it will be much clearer than otherwise. We can see two options here. One is photo and the other one is video.
If you want to adjust light in the picture, that facility is also available. It works for the video as well. You just have to slide the slider to the left or to the right. By this, you can adjust light in your photo or a video as per your requirement. Let's take a picture of the spider from really very close. Tap on the white circle to take the photo. Now tap on Allow. The app has taken a nice clear picture of the spider. Using the zoom settings below the picture, let's try to zoom in to the spider. Now you have zoomed in. Look at the spider's eyes. Aren't they terrible? Oh my god! They scared me for a moment. Let's tap on circle again and capture another picture. Wow! The picture has come out so beautiful. Look at those eyes. Now let's try to take a video. For that, tap on video icon. For permissions, tap on Allow. Now our camera is activated and it's ready to focus on the objects we want to capture or shoot. Let's focus on the bug we can see there. Tap on the record button. The recording has started, but we want to focus on his eyes. So let's zoom in to its eyes. As you can see, there are several dots that appear on its eyes. Actually, those dots are nothing but the lenses. Through these lenses, it is capable of seeing multiple objects at the same time. Isn't it amazing? Now let's stop recording the video. For that, let's again tap on the circle. Now, we want to see the video. For that, we have to visit Gallery where all the pictures and videos are stored. To visit the gallery, we have to tap on Gallery icon. Tap the first photograph. You can swipe to see the stored photos or videos. Swipe right or left to see the next or previous photo or video. Now swipe to the left to see the next picture. The next one is the video which we recorded. Now let's tap on the play button that displays on the video. The video is started. We can see every minute detail of the bug's eye that we have recorded. Isn't that great? Let's now close the video by pressing back arrow. It will get us back to the gallery. Isn't it amazing to be able to capture any and every tiny thing we want to see? Great! Isn't the app super cool? You don't have to buy expensive microscopes at all. Just install the app and start observing tiny things around you. Click pictures, take videos, share them with your friends and encourage them to use this app. Let's get started. Friends, imagine that a teacher has given you a math problem and you don't know how to go about it. You must be waiting for a magic to happen.
Shall I show you how? What if I solve this problem in seconds without typing it anywhere? Amazed! But friends, really, such a magic exists. It's called PhotoMath app. It helps you solve math problems just by scanning what you have noted on your book. Isn't it awesome? Shall we enter this world of magic? You will surely befriend math with it. To download the app, let's tap on the Play Store app. Let's type PhotoMath in the search area. Let's tap on the app that has appeared. Okay, now let's tap on Install. You know by now that the app will download it first and then get installed. Look, the app welcomes us. Here, you can select your language. Below English, there is an option named Other. Let's tap on it. Now let's tap on Let's Go and enter the amazing world of math. Initially, it displays what all can be done here. Let's try to understand that by scrolling pages. Let's tap on Done. Okay, now you will be asked permissions to take photos and videos. To permit, let's tap on Allow. Now get ready for a math magic. Friends, now let's focus the camera on notebook where the problem is written. The app tells you how to scan it. Alright. Now we have focused our camera on the problem 10 plus 10 written on the book. The app has scanned it and whoa! You can see the problem below as well as its answer. Wow! It's like a magic! Now let's tap on the arrow in front of the answer. Friends, you must be wondering how the app has calculated the answer 20. This app provides animated illustration to explain. To watch this, let's tap on Animated Instructions button below the answer. Now, you can see a question mark under the sum 10 plus 10. Let's tap on the arrow sign at the bottom. Now you can see in the units place 0 plus 0 is equal to 0 is shown. Next, it is also shown where should this 0 be placed. Let's tap again on the next arrow. Now, in the tens place, 1 plus 1 is equal to 2 is shown. Next, it is also shown where 2 is to be placed. Did you understand now? Let's tap again on the arrow to see the answer. If you haven't understood, you can tap on play again and navigate through steps and see the solution as many times as you want. Cool! Math feels so easy. Now let's tap on cross sign in the right corner. Okay, let's tap on the notebook icon in the right corner. You can view the solved problems in history section. App remembers everything. Okay, now swipe to right. First option you will see is solution, then camera, and lastly edit. Now let's tap on edit. And let's change the sum 10 plus 10 to 10 plus 30 using the number pad. You can immediately see the answer 40 down there. It's easy. Let's tap on the arrow in front of 40. Now the entire problem is shown. Friends, this was all about an easy problem. Shall we try a difficult one? Now let's scan this problem. X square plus 8x plus 16 is equal to 0. Wow! The answer is shown below. The value of x is minus 4. Now let's see how did we get this answer. For that, let's tap on 3 arrows. In the first step, expression is factored. Means a formula similar to this is searched.
According to the formula, in the next step, x plus 4 bracket square is equal to 0 is written. And in the third step, square of both the sides are taken. Hence, the value of x was found to be minus 4. Let's see how the expression is factored in the first step. We shall know about it after tapping on the arrow. The equation is matched with the formula a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b bracket square. You can get more explanation after tapping on slanted arrows. 8x is factored as 2 into x into 4. Tap on right arrow and 16 is factored as square of 4. Now let's tap on cross sign next to detail view. So friends, using those steps we reached x plus 4 bracket square is equal to 0. Got it? Now, x plus 4 bracket square is equal to 0 is explained in the next step. It's written that if the square is to be 0, the base should be 0. That means square of 0 equals to 0. Hence, squares on both the sides are cancelled. Hence, the answer is x plus 4 is equal to 0. So at the end, x plus 4 is equal to 0 is shown. Moving plus 4 to right side will make it minus 4. Right? Now we get 0 minus 4, that is minus 4. Hence, the value of x is equal to minus 4. Making sense? It's also shown how can this problem solve with graph. Did you get it? Now let's tap on the 3 lines at the left corner. This will take us to home page of Photomath. If we swipe left back to the problem. So friends, what do you think of this math magic? Makes math easier, isn't it? It is not scary anymore, but leaves you pepped up to learn math. Now, solve your maths problems with the app and be an expert. All the best. We are surrounded by fascinating and amusing plant kingdom. Few people grow plants at home in pots and a few have small gardens. If you go to parks, you can see several types of plants, leaves and flowers. But many a times, we don't really know them by their names, isn't it? Now let me introduce you to a magic. This magic is called as PlantSnap app. Curious to know what it is? When you click picture of any kind of leaf or flower using this app, it provides you the name, species and scientific information of the plant. Sounds unbelievable, but it's true. Not only this, but if you already have a picture of a flower or leaf, you can find its species using the app. Interesting, isn't it? Let's learn more about the app. Now we'll see how to use the app. Let's install the app first by going to the Play Store. As Play Store opens, type PlantSnap in the search area. You'll see the name of the app in the search list. Tap on the name. Now we can see the app PlantSnap identify plants, flowers, trees and more. Tap on Install to download the app. We request you to wait until the app downloads and installs. Open the app after it is installed. So here we enter the kingdom of plants and flowers. Great!
Now the app will ask you for different permissions. Now tap on Next. And then Allow. And once again Allow. Alright, now we have to get registered. For that, tap on Next. There are 3 options shown for getting registered. Sign in with Google, sign in with Facebook, and sign in with email. Let's take the first option, sign in with Google for getting registered. The Gmail account which is synced to your phone will appear here. Tap on it. Now tap on Allow to finish the registration process. For this registration process, you can take your parents' help. Once registered, we are now ready to identify the species of plants. Now let's take the camera closer to the flower. Tap on the big white circle right next to the instructions icon. The photo will be captured. Remember friends, the flower or leaf you want to get information about should be right in the center of the snap. This will enable the app to be more accurate. Alright, we have the flower right in the center, so let's just tap on Done. Wow! The app identified the flower correctly. And the name is Helianthus annuus. Friends, it is also possible that the app cannot identify the plant or the flower in the first go. However, the app will also show you all the other similar species of the plant. You can take a look at them as well. Okay, let's tap on Back. Now we'll take a photo of a leaf to identify the species of the plant. Take the camera closer to the leaf. Good! Let's capture them and tap on Done. Wow! Here are the results. The name of the plant is Viburnum opulus. Friends, the app shows us all the information such as its kingdom, superdivision, etc. Wow! It has provided each and every information of the plant. We can scroll and see different pictures of the same plant. And of course the detailed information. This is very interesting. Great! Let's go back to the first screen. Friends, are you enjoying? Let's try one more time. Let's take a picture of the flower we can see here. Bring the flower to the center of the screen. Tap on big white circle and tap on Done. Wow! The results are here. The name of the plant is Hibiscus fragilis. Below the name, you will find the description. Great! You can also identify the species of the plants you have already captured and saved in Gallery. Tap on the gallery icon which is next to the white circle. You will see photos from your phone gallery. Select the photo you want and place the plant right in the center and tap on Done. Yes, PlantSnap did it. It identified the name. Friends, this app is really amazing, isn't it? With this app, it has become very easy to identify plants and know more about them. It's like botany, just a tap away. You can identify different types of plants using this app. And one day, you could be a botanist using this gained knowledge. Or at least you can impress your friends and family with the information you have gathered. So friends, start using PlantSnap app on your own. All the best! दाहिने हाथ की छोटी उंगली को उसके होम रो की स्थिति से थोड़ा सा दाहिने ले जाकर एपोस्ट्रोफी बटन को दबाएं।
हमेशा की तरह आपकी उंगलियां अपनी होम रो की स्थिति में बनी रहनी चाहिए और कैरेक्टर को टाइप करने के बाद आपकी छोटी उंगली अपनी स्थिति पर लौट आए। क्या आप जानते हैं, औसत लोगों का बायां हाथ 56% टाइपिंग करता है। टाइपराइटर ऐसा सबसे लंबा शब्द है जिसे कीबोर्ड पर केवल एक ही रो के अक्षरों का उपयोग करके टाइप किया जा सकता है।